वेलकम टू GN एजुस्फीयर। कल हमने पढ़ा था NCERT क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई होप आप सब ने रीड किया होगा। अगर कोई भी डाउट आप लोगों को आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कल हमने इसको केमिकल इक्वेशन तक कवर करा था, जहाँ पर हमने देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम उसकी वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको आसान बनाने के लिए। और हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस, यानी कि कोई और छोटा तरीका है जिससे हम केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं वर्ड इक्वेशन के अलावा। So, chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words। यानी केमिकल इक्वेशन को हम और भी ज़्यादा छोटा और यूज़फुल बना सकते हैं अगर हम केमिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करें वर्ड्स के जगह। एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो एक केमिकल इक्वेशन है वो क्या दर्शाती है, हमारा क्या दिखाती है? वो दिखाती है केमिकल रिएक्शन को। So if you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as। तो अगर हमें मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद है तो जो ऊपर की वर्ड इक्वेशन थी उसको हम कैसे लिख सकते हैं? Mg + O2 टू गिव MgO, जहाँ पर Mg हमारा मैग्नीशियम का फॉर्मूला है और O2 ऑक्सीजन का और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब count and compare the number of atoms of each element on LHS and RHS of the arrow। अब हमारा काम क्या है? अब हमें काउंट करना है और दोनों तरफ कंपेयर करना है हर एक एलिमेंट के एटम्स को कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एरो के क्या वो सेम है या नहीं है। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर इन क्वेश्चन पूछा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट के दोनों तरफ क्या सेम है। इफ़ यस देन इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर दोनों तरफ सेम है तो इक्वेशन बैलेंस है, और इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। और अगर वो अनइक्वल है तो जो इक्वेशन है उसको हम अनबैलेंस बोलेंगे क्योंकि मास दोनों तरफ सेम नहीं है इक्वेशन के। सो लेट्स सी। सो हमारे पास में अगर हम देखें LHS साइड पे हमारे पास जो मैग्नीशियम है उसके हमारे पास कितने एटम्स हैं? 1। और जो ऑक्सीजन है उसके हमारे पास कितने एटम्स हैं? 2। यहाँ से आप देख सकते हैं O2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमारे 2 एटम है। वहीं पर हमारे पास अगर हम RHS साइड में देखते हैं तो RHS साइड में हमारे पास मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं? यहाँ पर एक ही एटम है। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? ये भी एक ही है। तो जो नंबर ऑफ़ एटम है मैग्नीशियम के वो दोनों तरफ सेम है और ऑक्सीजन के अनइक्वल है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है इसमें LHS और RHS साइड में नंबर ऑफ़ एटम सेम नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि मास सेम नहीं है। यहाँ पर क्या है? 2 ऑक्सीजन का मास है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन का मास है। और हमारे पास क्या कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग देखें तो मास क्या है, ना वो क्रिएट कर सकते हैं हम और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये अनबैलेंस्ड है। अब आगे क्या है हमारे पास? सच ए केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड होती है उसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये जो है केमिकल रिएक्शन, ये क्या है? हमारी अनबैलेंस्ड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखना आप सब लोग, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। तो ये जो हमारी इक्वेशन 1.2 है, यानी कि ये हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है फॉर बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम को एयर में बर्न करने के लिए।
अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास आगे है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि अब हमने देख लिया कि वो जो है तो अब हमारे पास आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो हमारी स्केलेटल इक्वेशन है, जो वेल बैलेंस्ड इक्वेशन है, उसको बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं। सो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो उसमें तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमारा क्या स्टेट करता है, जो कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें जो मास है वो उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। चाहे दुनिया की कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, वहाँ पर कभी भी मास ना नया बन रहा है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। दैट इज़ द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, जब मास ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वो बस शिफ्ट हो रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ। तो इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो टोटल मास है एलिमेंट्स का प्रोडक्ट साइड पर और टोटल मास जो रिएक्टेंट साइड पर है वो बराबर होना चाहिए। यानी कि जो हमारा LHS का मास है वो किसके बराबर होना चाहिए, RHS के मास के बराबर होना चाहिए। जब भी हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस्ड है। In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after chemical reaction। यानी कि दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा हर एक एलिमेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए केमिकल रिएक्शन के पहले भी और बाद में भी। मतलब जितने केमिकल रिएक्शन से पहले एटम थे किसी भी एलिमेंट के, उतने ही वो बाद में होनी चाहिए। Hence we need to balance a skeletal chemical equation। तो इसीलिए हमें क्या है, जो भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो वो अगेंस्ट चला जाएगा किसके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। तो लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो इसीलिए अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं। तो हमारे पास क्या स्टेप दिए गए हैं, द वर्ड इक्वेशन ऑफ फॉर एक्टिविटी 1.3, यानी कि जो वर्ड इक्वेशन है किसके लिए, 1.3 के लिए। एक्टिविटी 1.3 आपको दिखा देते हैं। ये था जिसमें इन्होंने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे, कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन्होंने डाला था। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फ्लास्क है, इसमें ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, जिसके चारों तरफ क्या है, बबल्स उठ रहे हैं। तो ये जो बबल्स हैं वो किस कारण से उठ रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, इस कारण से ये जो बबल्स हैं ये आ रहे हैं। तो द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3, तो उसकी जो है वर्ड इक्वेशन यहाँ पर इन लोगों ने दे रखी है। तो वर्ड इक्वेशन में क्या दे रखा है इन्होंने कि उसको मतलब एक्टिविटी 1.3 में जो भी हमारी रिएक्शन हो रही थी केमिकल रिएक्शन, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यानी कि वहाँ पर क्या था, हमारे जिंक के ग्रेन्यूल्स से सल्फ्यूरिक एसिड था, तो उससे क्या फॉर्म हो रहा था, हमारा जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा था और हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व हो रही थी। अब द अबव वर्ड इक्वेशन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो ये जो ऊपर हमारी ये वर्ड इक्वेशन है, इसको हम क्या है, वर्ड इक्वेशन को हम एक केमिकल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं अगर हमें क्या पता हो, उसका केमिकल फार्मूला पता हो। तो जो हमारा जिंक है उसका केमिकल फार्मूला हमारा क्या होता है, Zn होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है, H2SO4 होता है। और जिंक सल्फेट है, उसका केमिकल फार्मूला हमारा ZnSO4 होता है और हाइड्रोजन का H2 होता है। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है वो कैसी हो गई, Zn प्लस H2SO4 टू गिव आउट ZnSO4 प्लस H2। अब हमारे पास क्या काम आता है कि अब हमें यही चेक करना है कि ये जो रिएक्शन है हमारी केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है।
तो उसके लिए हमें क्या काम करना है, वही करना है, हमें नंबर ऑफ़ एटम्स को काउंट करना है दोनों तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो ये जो इक्वेशन 1.3 है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमने इधर लिख लिए हैं, जिंक है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स किस तरफ काउंट करेंगे, रिएक्टेंट यानी कि LH साइड, यानी कि ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स हो गए, और यानी कि हमारी LH साइड हो गई। अब ये LHS RHS साइड कहाँ से देखते हैं, हम एरो के पॉइंट से देखते हैं। तो एरो के लेफ़्ट साइड में राइट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट की होती है, और एरो के राइट साइड में वो हमारा RHS होता है, यानी कि वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। तो LHS साइड में रिएक्टेंट्स के कितने कितने एटम्स हैं, जिंक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिंक का सिर्फ E की एटम है, तो यहाँ पर 1 दे रखा है। हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को आप देख सकते हैं यहाँ पर H2 है, यानी कि हाइड्रोजन के हमारे 2 एटम्स हैं। सल्फ़र है, सल्फ़र का यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम दे रखा है, इसीलिए 1 हो गया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम्स दे रखे हैं, O4 है, यानी कि इसके 4 एटम्स हैं। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में जिंक के कितने हैं, 1 है, तो 1 लिख दिया। हाइड्रोजन के कितने हैं, H2 यानी कि 2 हैं। सल्फ़र के कितने हैं, यहाँ पर है 1, और ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पर O4 यानी कि 4 है। ये आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एंड देन आप LHS एंड RHS को, नंबर ऑफ़ एटम्स को एक तरफ लिख सकते हैं एक साथ में। तो यहाँ से हम देखें तो जिंक के जो है हमारे एटम्स दोनों तरफ सेम है, हाइड्रोजन के भी एटम्स दोनों तरफ सेम है, एंड सल्फ़र के भी दोनों तरफ सेम है, बट और ऑक्सीजन के भी क्या है, दोनों तरफ सेम है, यानी कि यहाँ पर सारे एटम्स LHS और RHS साइड में बराबर हैं, यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। So as the number of atoms of each element is same on both side of arrow is a balanced chemical equation। तो जो हमारे नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो एरो के दोनों तरफ क्या है, सेम है, इसीलिए ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है 1.3 ये हमारी बैलेंस्ड है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरी इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करनी है, जिसमें इन्होंने क्या दे रखा है, Fe + H2O, जो कि हमारे क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, टू गिव Fe3O4 + H2, ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, वही एक टेबल बनाना है, और वहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ एटम्स को लिखना है कि दोनों तरफ कितना है, लेफ़्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में कितना है। सो we'll proceed with step 1. To balance the chemical equation, first draw boxes around each formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. तो अगर हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले हमें हर एक फॉर्मूला के अराउंड एक बॉक्स बना लेना है, और बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं बदलना है। जैसे Fe था यहाँ पर, तो Fe के अराउंड हमने बॉक्स बना लिया, H2 था तो H2 के अराउंड हमने बॉक्स बना लिया, ऐसी Fe3O4 था उसके अराउंड हमने बॉक्स बना लिया, और H2 के अराउंड हमने बॉक्स बना लिया। इसके बाद स्टेप 2 में हमें क्या करना है, लिस्ट द नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि जो हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें जितने भी हमारे अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ से ये देखें, Fe है, Fe हमने लिख लिया, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख लिया, तो हमारे पास इस इक्वेशन में सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स हैं और उसके एटम्स हमने लिख लिए हैं। अब हमें नंबर ऑफ़ एटम्स लिखना है लेफ़्ट हैंड साइड एंड RH साइड दोनों तरफ। तो अगर हम देखें लेफ़्ट हैंड साइड पर, तो जो हमारा रिएक्टेंट है उसके वहाँ पर आयरन की कितने एटम्स हैं, 1। हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे देखिए आप H2 है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास में, ऑक्सीजन के हमारे सिर्फ एक ही एटम्स हैं। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास आयरन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पर है Fe3, यानी कि हमारे पास आयरन के यानी कि Fe के 3 एटम्स हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कितना है, H2 यानी कि 2 एटम्स हैं हमारे पास किसके, हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर O4 लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास 4 ऑक्सीजन के
एटम्स हो गए। अब आज चलते हैं स्टेप 3 पर। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि ये ज़्यादातर क्या होता है, सबसे आसानी जो चीज़ होती है जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, हमें उस कंपाउंड से स्टार्ट करना चाहिए जिसके जो एटम्स है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो उस कंपाउंड में हमें क्या करना है, उसमें एक एलिमेंट को चूज़ करना है जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम हो। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है हमने Fe3O4 को सिलेक्ट किया और उसके अंदर एलिमेंट जो है हमारा ऑक्सीजन, जिसके सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, उसको हमने चूज़ किया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और वहीं पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा LHS में एक ही एटम है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अगर यहाँ से जो हमारी इक्वेशन थी तो हमारे पास Fe था, H2O था एंड प्रोडक्ट साइड में हमारे पास Fe3O4 + H2 था। तो यहाँ से हमने क्या करा था, एलिमेंट्स लिख लिए। लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट के जितने एटम्स थे वो लिख लिए, प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स थे हमने वो लिख लिया। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। पहला है हमारा आयरन, सेकेंड है हमारा हाइड्रोजन एंड थर्ड है हमारा ऑक्सीजन। और यहाँ पर हमने इसकी का अमाउंट लिख लिया कि कितना एटम, हमारा नंबर लिख लिया है कि कितने एटम्स हैं हमारे पास हर एक एलिमेंट के। अब यहाँ पर जो स्टेप 3 में बोला है कि हमें स्टार्ट कहाँ से बैलेंस करना चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए बैलेंस करने के लिए, हमें वो कंपाउंड चूज़ करना है जिसके पास में सबसे ज़्यादा एटम है। तो ये हमारे पास सबसे पहले ये है। इसमें ओवरऑल ये पूरा एक ही एलिमेंट है और इसके पास सिर्फ एक ही एटम है। दूसरा हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ओवरऑल यहाँ पर 3 एटम्स हो गए। अब यहाँ पर देखें तो Fe3 है और O4 है, यानी कि आयरन के 3 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं, यानी कि इन टोटल हमारे पास 7 एटम्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर H2 है तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 एटम है। तो कौन सा कंपाउंड है जिसके पास में सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, वो है हमारा Fe3O4। तो इसको हमें चूज़ करना है। अब इसके अंदर में हमें वो एटम देखना है, वो एलिमेंट देखना है जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, Fe एंड O4। तो जो हमारा Fe उसके सिर्फ 3 ही एटम्स हैं और जबकि ऑक्सीजन उसके पास 4 एटम्स हैं। तो हमें ऑक्सीजन से स्टार्टिंग करनी है। तो ऑक्सीजन से स्टार्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को सेम करेंगे दोनों साइड में, यानी कि हमारा RHS साइड भी हम उसको सेम करने वाले हैं और राइट हैंड साइड LHS एंड राइट हैंड साइड में, यानी कि RHS दोनों तरफ हम उसको सेम करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या काम करना है कि सबसे पहले इनिशियल अमाउंट लिख लिया है हमारा कि ऑक्सीजन के कितने नंबर्स हैं, 1 है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड 4 है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, वह यानी कि जो रिएक्टेंट साइड है उसको हम कैसे इसको 4 बना सकते हैं, 1 की मल्टीप्लिकेशन करके। तो जो हम नंबर ऑफ़ एटम्स को सेम बना रहे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम सिर्फ इन एटम्स के या फिर जो एलिमेंट्स वगैरह हैं उनके आगे नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर इसके बेस पर हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे Fe3 है तो इसमें यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बस हम क्या कर सकते हैं, इससे आगे वो नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट साइड 1 था और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 4 थे। तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है इसको 4 नहीं लिख सकते, हम इसको H2O4 नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, इस पूरे को हमें इस तरीके से चेंज करना है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 4 हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा H2O है उसके आगे हम 4 ऐड कर देंगे। उसके आगे हमने 4 ऐड कर दिया। तो अब आगे देखते हैं। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स को इक्वलाइज करना है, दोनों तरफ सेम करना है, तो हमें यह याद रखना है कि हम किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उसको अल्टर नहीं कर सकते, यानी कि चेंज नहीं कर सकते हैं जो भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 एज 4H2O
and not H2O4 or H2O4 whole 4. Now the partly balanced equation become. अब यहाँ पे बोला है इन्होंने कि जैसे ऑक्सीजन, जैसे मैंने भी बताया कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम उसको कोफिशिएंट की तरह आगे रख सकते हैं किसी भी कंपाउंड या फिर एलिमेंट के, उसको हम उसके बेस पर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि इन्होंने H2O4 है या फिर H2O का होल 4 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हम उसके कोफिशिएंट के आगे, कोफिशिएंट जो है किसी कंपाउंड का, उसको रखकर उसको सेम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 4 की मल्टीप्लिकेशन कर दी, यानी कि हमारे पास इस साइड में, रिएक्टेंट साइड में 4H2O हो जाएंगे। तो जो हमारी इक्वेशन अब कैसी हो जाएगी, Fe प्लस 4H2O, यानी कि यहाँ पर हमने 4 ऐड कर दिया है एंड तो Fe3O4 प्लस H2, बाकी सब ऐसे ही रहेगा अनचेंज। अब इसके बाद स्टेप 4 है, Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अगर अब हम देखें दोबारा से तो अब हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम इधर हो गए हैं और 4 ही एटम इस साइड है, लेकिन हमारे पास आयरन और हाइड्रोजन बचा। ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो तो बैलेंस्ड हो गए, दोनों तरफ सेम सेम हो गए, लेकिन आयरन के इस साइड कितना है, 1 है, और उस साइड में कितना है, आयरन का 3 है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के इस साइड कितने हो गए, देखिए यहाँ पर H2 है, फिर आगे इसके कोफिशिएंट पे 4 लगा हुआ है, तो इसकी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि 4 × 2, यानी कि टोटल इस साइड, रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हो गए हैं हमारे, 8 एटम्स हो गए हैं हाइड्रोजन के, और दूसरी तरफ हमारे पास कितने हैं हाइड्रोजन के एटम्स, सिर्फ 2 हैं। तो अब हमारा काम क्या है, आयरन और हाइड्रोजन के एटम्स को सेम करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हाईएस्ट नंबर वाला लेंगे। तो हाईएस्ट नंबर वाला हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, यानी कि उसके पास में 8 एटम्स हैं। अब उसको हमें क्या करना है, सेम करना है। तो यहाँ पर क्या है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 8 हो चुके हैं, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 2 हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट साइड हम कुछ नहीं कर सकते, बट प्रोडक्ट साइड में हम क्या करेंगे, उसको वहाँ पर 2 हैं तो हमें उसको 8 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा हाइड्रोजन है उसके आगे हम कोफिशिएंट 4 लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8 था, यहाँ पर हमारे पास H2 है, तो इसको मैं 8 में कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हाइड्रोजन के आगे हम 4 लगा दें। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, Fe प्लस 4H2O तो गिव Fe3O4 प्लस 4H2O। अब इसके बाद में स्टेप 5 हमारे पास, examine the equation and pick up the third element which is not balanced. You find that only one element is left to be balanced, then that is iron. अब हम यहाँ से देखें तो हमारा ऑक्सीजन पहले ही बैलेंस हो चुका है यहाँ से, इसके बाद हमने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता है, वो है आयरन, जिसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड हमारे पास कितने हैं। तो जो हमारी अब इक्वेशन थी वो ये है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो हमारा रिएक्टेंट साइड है उस तरफ आयरन का सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और एक एटम है, और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 3 एटम्स हैं आयरन के। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों तरफ सेम करना है। तो प्रोडक्ट साइड हम कुछ नहीं कर सकते, बट रिएक्टेंट साइड हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो अगर हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे Fe के आगे तो वो क्या है, हमारा 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने वही करा है, Fe के आगे 3 ऐड कर दिया है। तो 3 ऐड करने के बाद हमारी रिएक्शन जो है 3Fe प्लस 4H2O तो गिव Fe3O4 प्लस 4H2 हो गया है, यानी कि इधर 3 एटम्स हो गए हमारे आयरन के, इधर भी 3 है हमारे पास आयरन के, इस तरफ 4 2 जा 8 यानी कि हाइड्रोजन के 8 हो गए, और यहाँ पे भी 4 2 जा 8 यानी कि 8 एलिमेंट इसके 8 एटम्स के हो गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए, O यहाँ पे 4 है और यहाँ पे सिंगल O है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे हमारे पास 4 एटम्स है किसके, ऑक्सीजन के। और इस तरफ हम देखें तो O4 है, यानी कि 4 ही एटम्स इस तरफ हो गए। तो अब हमारी इक्वेशन क्या है, सही है, यानी कि बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पर LHS एंड RHS साइड क्या है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब स्टेप 6, फाइनली टू चेक करेक्टनेस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन बी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी कि अब हमें क्या करना है, जो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है वो एकदम सही से करेक्टली बैलेंस हुई है, उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ। तो एक बारी देखते हैं। तो LHS की अगर हम बात करें तो LHS में सबसे पहले हम यहाँ पर
एलिमेंट्स लिख लेते हैं। Fe है हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमारे पास है LHS साइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो LHS साइड में हमारे पास आयरन के कितने आइटम्स हैं? 3। हाइड्रोजन के कितने हैं? 4 × 2 8। एंड ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 ओवरऑल। अब RHS की अगर हम बात करें तो RHS में आयरन के हमारे पास कितने हैं? एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कितने हैं? तो अगर हम आयरन की बात करते हैं तो Fe3 यानी कि ये 3 है हमारे पास। हाइड्रोजन की बात करें तो 4 × 2 8, तो ये हमारा 8 है। एंड ऑक्सीजन हमारे पास O4 यानी कि 4 है, यानी कि LHS और RHS हमारा बराबर हो गए हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो चुकी है। अब द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल, द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट्स के दोनों तरफ LHS एंड RHS साइड बराबर हो चुके हैं, यानी कि अब हमारी इक्वेशन क्या है? बैलेंस हो चुकी है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। तो ये जो तरीका है जिससे हमने क्या करा है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है, इसको हम क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं? बार बार ट्रायल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको बैलेंस करने की, वो भी रेंडमली अपनी तरफ से कोई भी स्मॉलेस्ट होल नंबर चूज़ कर ताकि नंबर ऑफ एटम्स LHS एंड RHS साइड क्या हो जाए? सेम हो जाए। अब स्टेप 7 है राइटिंग सिम्बल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि अब हम क्या करेंगे? फिजिकल स्टेट के सिम्बल्स को लिखेंगे। फिजिकल स्टेट जैसे कि हमारे पास कितनी फिजिकल स्टेट्स हैं? अभी आप लोग 10th में हैं तो सिर्फ 3 ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर 5 भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, बट हमारे जो मेन है वो फिजिकल स्टेट 3 है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो हम क्या है उसके लिए सिंबल्स की बात करते हैं, तो जो हमारा लिक्विड है उसके लिए हम L का यूज़ करेंगे, सॉलिड के लिए हम S का यूज़ करेंगे, और गैसियस के लिए हम G का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा जो है सोल्यूशन है जो कि वाटर में बनाया गया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्वस का यूज़ करेंगे, यानी कि AQ का यूज़ करेंगे। सो केयरफुली एग्जामिन दी अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9, यानी कि जो हमारी इक्वेशन है 1.9 उसको हमें केयरफुली एग्जामिन करना है। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट? तो ये जो हमारी इक्वेशन है, क्या इसमें कहीं भी ये लिखा हुआ है कि किसी भी इन कंपाउंड्स की या फिर जो एलिमेंट है इनकी स्टेट क्या है, कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, या फिर गैसियस स्टेट में है? सो नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल चेंज, यानी कि यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है इनके फिजिकल स्टेट के बारे में। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब केमिकल इक्वेशन से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसीलिए फिजिकल स्टेट जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वो केमिकल फॉर्मूले के साथ में ही लिखी जाती हैं। The gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactant and product are represented by the notations G, L, A, Q and S respectively, यानी कि जो notations हैं हमारे फिजिकल स्टेट की, जैसे गैशियस के लिए G का यूज़ करेंगे, लिक्विड के लिए L का यूज़ करेंगे, एक्वस के लिए यानी कि कोई भी कंपाउंड उसे पानी में डिसॉल्व कर दिया तो वो एक्वस कहलाता है, एक्वस सोल्यूशन, तो उसके लिए हम AQ कर लिखेंगे, और सॉलिड स्टेट के लिए हम S का यूज़ करेंगे। The word aqueous is written if the reactant or product present as a solution in water। तो word aqueous का यूज़ हम कब करते हैं? अगर जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो सोल्यूशन की तरह, यानी कि उसका जो सोल्यूशन है पानी में बनाया गया है। तो जो बैलेंस्ड इक्वेशन है 1.9, अब उसके अगर हम फिजिकल स्टेट लिख दें तो किस तरीके से हो जाएगी? इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि जो हमारे पास आयरन था वो सॉलिड फॉर्म में था, H2O यानी कि वो गैसियस फॉर्म में था, यानी कि ये स्टीम थी, और Fe3O4 ये सॉलिड फॉर्म में था, और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में था। नोट दैट द सिंबल G इज़ यूज्ड विद H2 टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो यहाँ पर जो सिंबल G है वो वाटर के साथ में यूज़ किया गया है, जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा वाटर था वो किस फॉर्म में लिया गया है? स्टीम की फॉर्म में लिया गया है। Usually, physical state are not included in chemical equation unless it is necessary to specify them। ज़्यादातर जो हमारी फिजिकल स्टेट है केमिकल इक्वेशन में
वो हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं जब तक वो ज़रूरी ना हो। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, कभी कभी जो रिएक्शन की कंडीशंस हैं, अभी तो सिर्फ हमने स्टेट्स के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन रिएक्शंस में ज़्यादातर जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रिएक्शन के साथ में उनकी स्टेट के साथ में टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे उनको वो रिएक्शन कराई जा रही है, कितने प्रेशर पे कराई जा रही है, कौन सा कैटेलिस्ट यूज़ किया जा रहा है, वो भी साथ के साथ एरो के ऊपर या नीचे लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन है जो कि गैसियस स्टेट में है, और 340 ATM ये क्या है, हमारा प्रेशर है, और ATM हमारी प्रेशर की यूनिट है। CH3OH ये हमारा क्या है, हमारा मेथनॉल है या फिर मिथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, और ये किस फॉर्म में है, L यानी कि लिक्विड फॉर्म में, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में किसके साथ रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट करेगी, कितने प्रेशर पे करेगी, 340 ATM पे करेगी, तो वो किसकी फॉर्मेशन करती है, वो मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन करती है जो कि लिक्विड होता है। उसी तरीके से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास 6CO2 है जो कि एक्वस फॉर्म में है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि पानी में मिक्स होती है, यानी कि वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो गई है तो वो हमारा एक्वस सोल्यूशन बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके साथ में हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। वाटर के हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, हमने 12 लिए हैं, और वो किस स्टेट में है, हमारे लिक्विड फॉर्म में है। अब कंडीशन क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, और क्लोरोफिल हमारा पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, यानी कि C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ये भी कैसा है, एक्वस, यानी कि ये भी पानी में डिजॉल्व हुआ होता है। +6O2 ये भी हमारा एक्वस स्टेट में है, यानी कि ऑक्सीजन गैस भी पानी में डिजॉल्व हो रखी है। +6H2O जो कि लिक्विड स्टेट में हमारे पास है, यानी कि हमारे पास एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन था, उसने पानी के साथ में रिएक्शन करी, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करी जो कि एक्वस स्टेट में है, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करी वो भी जो कि एक्वस स्टेट में यानी पानी के अंदर ही डिज़ोल्व है, और वाटर की फॉर्मेशन करी जो कि अपने नॉर्मल लिक्विड स्टेट में है। तो यूजिंग दिस स्टेप यू कैन बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेस्ट एलियर। तो जो हमारी इक्वेशन 1.2 दे रखी थी ऊपर, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं इसी तरीके से। आई होप कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।